हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द बून ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं पूरी तरीके से। क्या है ये सब्जेक्ट और क्या है इसके बारे में, ये चीज़ हम बताने वाले हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एज द वर्ड सब्जेक्ट्स, इसके अंदर हम बेसिकली सबसे पहले तो नेचुरल यानी जो आप नॉर्मल लैंग्वेज डेली लाइफ में यूज़ करते हो, अब लैंग्वेज यानी तो आप मतलब जानते ही हो जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, और उसका प्रोसेसिंग करना यानी उस चीज़ को समझना। ठीक है, ये बेसिक मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। अब यहाँ पर हम देखेंगे सिमेंटिक एनालिसिस इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है? ये वन ऑफ द स्टेप है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। आपने हमारी पुरानी जब एआई वाली वगैरह वीडियोस देखी होगी, हमने जिसमें एनएलपीस के बारे में समझाया हुआ है, और ये एक सिमेंटिक एनालिसिस इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्ड्स के कंटेक्स्ट के बारे में जान रहे होंगे। हम जो भी आप ये समझ सकते हो कि सिमेंटिक एनालिसिस में आप ये मान सकते हो ये पहले तो फंडामेंटल कंपोनेंट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ठीक है, जब ये फंडामेंटल कंपोनेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये खुद ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर अब इसमें अपन होता क्या है, हम बेसिकली जो हमारे वर्ड्स जो सेंटेंसेस वर्ड्स और फ्रेजेस जो हमने एक सेंटेंस में यूज़ किए हैं उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये आता है आपका सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर, यानी वर्ड के मीनिंग को समझना, उसके कंटेक्स्ट को समझना, ये सब हम सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर करते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली ट्राई करते हैं कि सिमेंटिक टेक्स्ट के अंदर से एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर को पकड़ने में। ठीक है, जैसे सपोज आप ये मान सकते हो कि मेरे पास एक कोई टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के अंदर कोई एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उस टेक्स्ट में से उस सिमेंटिक स्ट्रक्चर को पकड़ के बाहर निकलने आना, जिससे ह्यूमन, देखो हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि कंप्यूटर्स भी वो भाषा, आप ये मान सकते हो कि कंप्यूटर भी वो चीज़ समझे। ठीक है, कंप्यूटर भी वो लैंग्वेज समझे जो ह्यूमन समझते हैं। ठीक है, तो ये अपना मकसद है नॉर्मली, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो बेसिकली कल तो कंप्यूटर पे रही है और हमें कंप्यूटर्स को इवेंचुअली इंस्ट्रक्शंस देना है उस चीज़ को रन के लिए। ठीक है, तो सिमेंटिक एनालिसिस में यही होता है, हम एक टेक्स्ट के अंडरलाइन जो सिमेंटिक स्ट्रक्चर है उसको पकड़ते हैं, अनेबलिंग कंप्यूटर को अनेबल करते हैं। ठीक है, टू कॉम्प्रहेंड लैंग्वेज एज ह्यूमन डू, यानी उस लैंग्वेज को वो समझ सके जैसे ह्यूमन उस चीज़ को समझते हैं। अब इसमें मीनिंग क्या है सिमेंटिक एनालिसिस का? तो बेसिकली यहाँ पर हम बेसिकली कोई भी वर्ड के मीनिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उस सेंटेंस के बियॉन्ड उसका क्या मतलब है। ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्ड का, यानी देखो यार कोई भी वर्ड होता है इसके डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं। ठीक है, इस वर्ड्स के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं। तो ये हम सिमेंटिक एनालिसिस में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, आइडेंटिफाई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सेंस एंड कैप्चर्स ऑल द नॉसेंस एंड कंटेक्स्ट दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल कंप्रेशन, यानी ये बेसिकली उस वर्ड के बारे में सारी चीज़ें निकाल लेगा, उसके जो भी रिलेटेड फ्रेजेस है ये सारी चीज़ें निकाल लेगा और हमें समझा देगा। ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड्स के बीच में सपोज यहाँ पर मेरे पास वर्ड 1 है और एक वर्ड 2 है। ठीक है, इन दोनों वर्ड के बीच का जो रिलेशन है ये सिमेंटिक एनालिसिस आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे चलते हैं की कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करें तो पहला जो इसका सिमेंटिक एनालिसिस का की कंपोनेंट है वो है वर्ड सेज डिसएम्बिगुएशन। एज अ वर्ड सजेस्ट, हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी वर्ड, सपोज आपने कोई वर्ड एक फालतू का कोई भी यूज़ कर लिया एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में और कंटेक्स्ट के अंदर, जो कि एक एम्बिगुअस वर्ड है जिसका मीनिंग वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्टिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो हम वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन के अंदर कंसिडर करते हैं। और जब हम इस चीज़ को, आप ये मान सकते हो, जब उस एम्बिग्विटी को हम सॉल्व कर देते हैं तो उसको डिसएम्बिगुएशन कहलाता है। ठीक है, वर्ड सेंस एम्बिग्विटी को जो सॉल्व करता है वो है वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। ये जो डिसएम्बिगुएशन होता है इससे आपके टेक्स्ट की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, और जो यूज़र है उसको भी जो आप इंटेंड कर रहे हो, जो आप समझना चाह रहे हो, वो भी चीज़ वो यूज़र समझ जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली है वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का मतलब। सेकंड जो इसका की कंपोनेंट है वो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, यानी NER, जो कि बेसिकली वर्ड जो इसका मतलब ही आप समझ सकते हो, नेम। ठीक है, यानी ये बेसिकली जो भी नेम्स, डेट्स और जो भी लोकेशन है विद इन द टेक्स्ट क्या कर देता है, क्लासीफाई कर देता है, जिससे हमारा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन और भी अच्छा हो सके। बात की जाए सेंटीमेंट एनालिसिस की, तो जो इमोशंस है उस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करने के पीछे, या जो सेंटीमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली आपने चैटबॉट्स और इन सब चीज़ों के अंदर देखी होगी, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, आपस में जस्टिफाई हो जाती है। एनहेंस्ड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन को भी ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, ये सारा इसका काम है। तो अभी तक दो अपन ने चीज़ देखी, सबसे पहला वर्ड डिसएम्बिगुएशन, वर्ड एम्बिग्विटी को जो डिसएम्बिगुअस करते हैं, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन जिसमें हम एम्बिग्विटी रिमूव कर रहे हैं, और नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन के अंदर हम नेम, डेट्स, लोकेशन और इनके ऊपर हम चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं और उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिससे हमारा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन और इंप्रूव हो सके। सेंटीमेंट एनालिसिस के अंदर बेसिकली वर्ड के पीछे का इमोशन के बारे में सीख रहे हैं, जो कि नॉर्मली जब हम किसी भी पर्टिकुलर चैटबॉट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं, तब बहुत ज़्यादा रोल होता है।
सिमेंटिक रोल लेबलिंग में हम डिफरेंट रोल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, विद इन अ सेंटेंस डिफरेंट रोल्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सिमेंटिक रोल लेबलिंग के अंदर, ठीक है। जो भी टेक्स्ट है भाई उसका क्या रोल है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है, ठीक है, रिलेशनशिप क्या है उन दो पर्टिकुलर टेक्स्ट का उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं बात करूँ। एक होता है कंटेक्चुअल एनालिसिस, तो इसमें हम बेसिकली उस पर्टिकुलर वर्ड जो आप जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर चीज़ लग रही है उस वर्ड के अराउंड जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वर्ड के अराउंड कितने वर्ड्स हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं और उसके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, फिर हमने जो सेकंड चीज़ देखी थी वो अभी अपन ने जस्ट देखी थी वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन के बाद हमने बेसिकली क्या किया था यहाँ पर नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, फिर हमने सेंटिमेंट एनालिसिस किया, उसके बाद हमने सिमेंटिक रोल लेबलिंग करा और एट द एंड हमने क्या किया फाइनली कंटेक्चुअल एनालिसिस किया। इसके यूज़ केसेस बेसिकली क्या है आप देख सकते हो कि भाई ये सर्च इंजन्स में यूज़ होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स और इनमें काम आता है। अब आता है सेंटेंस मीनिंग रिप्रेजेंटेशन इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कैसे आप किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के मीनिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस के सिमेंटिक्स को समझते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर के सिमेंटिक्स यानी उस वो वर्ड नाउन प्रोनाउन क्या है, उसका क्या यूसेज है, किस कंटेक्स्ट में वो काम आया, ये जितनी भी चीज़ें अभी अपन ने देखी थी ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और किस तरीके से इन एन स्ट्रक्चर्ड वे, यानी जो हमने बेसिकली क्या किया एक पर्टिकुलर सेंटेंस के जो भी सिमेंटिक्स है उसको एक स्टैंडर्ड वे के अंदर या एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट आप ये समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये बेसिकली क्यों काम आता है, ये बेसिकली जो ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, और मशीन अंडरस्टैंडिंग के बीच का जो ये गैप है ना, उस गैप को ये ख़त्म कर देता है जब हम किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, ठीक है। यानी जो लिंग्विस्टिक कंटेंट है उसको फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना, जो भी आपका लिंग्विस्टिक कंटेंट है यानी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में हमने चेंज कर दिया, ठीक है, जो कि और हमने क्या किया उस पर्टिकुलर जब उसको हमने कन्वर्ट किया तो हमने उसकी जो अंडरलाइंग सिमेंटिक्स थी उसको भी हमने समझ लिया और उसके रिलेशनशिप को समझ लिया वर्ड से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इससे क्या होता है कि आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है या कोई भी आपका डिवाइस है वो आपकी बात को ढंग से एनालाइज कर पाता है और उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, ठीक है, उसके मीनिंग को समझ सकता है, उसके टास्क को क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल को समझ सकता है। या आप जैसे गूगल वगैरह को यूज़ करते होगे अपनी डेली लाइफ में तो वहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा यूज़ केस है, ठीक है। आई थिंक ये समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूँ की कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, की कंपोनेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ कि भाई सेंटेंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है, सिमेंटिक पार्सिंग के अंदर एक यूज़ होता है जिसकी वजह से क्या होता है मशीन जो है सिमेंटिक पार्सिंग से उसका पीछे का रीज़न समझ पाती है उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट का कि वो क्यों यूज़ हुआ और उसको कहीं और भी यूज़ कर पाती है, ठीक है। प्रेडिकेट आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर्स ये बेसिकली क्या करते हैं, इससे मशीन को ये पता लग जाता है कि कौन सा काम कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। लॉजिकल फॉर्म्स यानी उस पर्टिकुलर चीज़ को लॉजिकल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है जैसे ये इन्फ्रेंस जैसी चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है, इन्फ्रेंस बेस्ड चीज़ों को यूज़ करना एक पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। डिस्ट्रीब्यूशनल सिमेंटिक्स, यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली कंटेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस करते हैं कि उस वर्ड के पीछे का क्या कंटेक्स्ट है और जो उसके सराउंडिंग वर्ड्स है जो हमने ऊपर अभी देखी थी चीज़, ठीक है, जहाँ हमने कंटेक्चुअल एनालिसिस की बात करी थी तो जहाँ सराउंडिंग वर्ड्स थी उसकी वहाँ पर बात हुई थी, तो वो यहाँ पर हम चीज़ देखते हैं। तो जो ये 4 पॉइंट्स हैं ये सारे 4 पॉइंट्स क्या हैं, सेंटेंस मीनिंग रिप्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। यानी सिमेंटिक पार्सिंग से हमें ये पता लगे कि भाई किसी ने क्यों यूज़ किया, इसका रीज़न क्या है। प्रेडिकेट आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर से हमें ये पता लग गया कौन क्या काम कर रहा है और कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग में, कितना उसकी समझ है, ठीक है। लॉजिकल फॉर्म्स में हम बेसिकली लॉजिकल और रीजनिंग इन्फ्रेंसेस को यूज़ किया और डिस्ट्रीब्यूशनल सिमेंटिक्स के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, कंटेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में, समराइजेशन में, ये सब चीज़ों में काम आ ही सकता है ये। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज़ की जो कि है कंप्यूटेशनल डिज़ायर डेटा फॉर रिप्रेजेंटेशन इन नेचुरल लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका डेटा है मतलब इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो हमने यहाँ पर लिंग्विस्टिक कंटेंट अपने पास है। लिंग्विस्टिक कंटेंट यानी कोई भी कंटेंट है जो कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर्म में है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो कंप्यूटेशनल डिज़ायर डेटा यानी उस लिंग्विस्टिक जो कंटेंट है उसको प्रोसेस किया जाएगा। पॉइंट 1, इट विल बी प्रोसेस्ड, इट विल बी एनालाइज्ड एंड देन इट विल बी अंडरस्टूड बाय मशीन्स, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बेसिकली ये प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब जब भी आप एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग पे बात करते हैं तो उस पर ये चीज़ एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है और इस चीज़ को वो सपोर्ट करता है, ठीक है।
तो ये चीज़ आई होप आप समझ चुके होंगे। कुछ की कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे पहला है कि जब हम ये चीज़ करते हैं या जब हम किसी भी डेटा का या कंप्यूटेशनल डिज़ाइन डेटा का एनालिसिस करते हैं तो एक्सप्रेसिवनेस और एब्स्ट्रैक्शन एक अच्छा पॉइंट है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी जो मशीन है वो क्या कर रही है, ठीक है, क्या वो रिप्रेजेंट कर पा रही है लैंग्वेज को। कंपोजिशनल एंड हेराइकल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली सपोर्ट करता है द जनरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपलर कंपोनेंट्स, ठीक है। रोबस्टनेस और जनरलाइजेशन, ये बेसिकली जनरलाइजेशन पे बात करता है, और एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटेशनल डिजायर डेटा और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें पहले हमने क्या देखा, एक्सप्रेसिवनेस एंड एब्स्ट्रैक्शन, फिर हमने क्या देखा, कंपोजिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, फिर हमने क्या देखा, रोबस्टनेस एंड जनरलाइजेशन, और फिर हमने क्या देखा, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, फिर हमने देखा इंटरप्रिटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये चीज़ अपन ने देखी। वापस इसका यूज़ केसेस क्या है भाई, ट्रांसलेशन में काम आएगा, सिमेंटिक एनालिसिस में काम आ जाएगा, टेक्स्ट जनरेशन में काम आ जाएगा, इन सब में काम आ जाएगा। अब आता है मॉडल थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो वर्ड में तोड़ना आना चाहिए, बिकॉज टर्म्स इतनी ज़्यादा है इसके अंदर कि अगर आप इसको टर्म्स वाइज लेके बैठोगे ना तो चीज़ हो ही गई नहीं। आपको इसको टर्म्स को तोड़ना पड़ेगा और देन यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे एज पॉसिबल। तो जैसे हमने यहाँ पर मॉडल थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स मतलब क्या है, जो भी आपकी चीज़ है थ्योरेटिकल, ठीक है, वो बेसिकली एक्चुअली में क्या है, जो आपकी थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स है, ये नई करके क्या है, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस है। और हम मॉडल थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स को मॉडल करना यानी उस लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस को हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, किससे, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से। तो मॉडल थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स मतलब क्या हो गया कि लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को आप क्या कर रहे हो, मैप कर रहे हो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। ये एक सिग्निफिकेंट अप्रोच है एनएलपी के अंदर, जो कि नॉर्मली किस पे फोकस करती है, सेंटेंस के मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए काम आती है, ठीक है, और फेस जिसके ऊपर मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ये और चीज़ यहाँ पर देखो, जो चीज़ मैंने बोली कि यहाँ पर ये कुछ नहीं करता है, यहाँ पर देखो मॉडल थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स का मतलब बहुत सिंपल है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है उसको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैप कर रहे हैं इनटू सम काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल, राइट। आई थिंक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी गुड वे। ओके, नाउ देयर आर सम सॉर्ट ऑफ की बेनिफिट्स एंड की कंपोनेंट्स व्हिच यू शुड कंसीडर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, देन द फर्स्ट थिंग इज द फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। तो हम जब फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पर बात करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैथमेटिकल मॉडल में मैप करने के लिए आपको उसको पहले फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, फिर ट्रुथ कंडीशंस हो जाती है, इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे लॉजिकल इन्फरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम रिलेशनशिप पकड़ में आती है किसके बीच में, सेंटेंस के मीनिंग के बीच में, इन अ फॉर्मल मैनर। अब इसका यूज़ केसेस क्या है कि भाई मॉडल थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स का सबसे बड़ा यूज़ केसेस ये है कि जब फॉर्मल सिमेंटिक्स की बात आएगी, यानी जब हमें पर्टिकुलर थ्योरी को इन अ मैथमेटिकल वे रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, तब ये चीज़ काम आएगी। टेक्सचुअल एंटेलमेंट मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मल कंपैरिजन कर रहे हैं किस चीज़ का, सेंटेंस मीनिंग का। किसका कर रहे हैं, सेंटेंस मीनिंग का फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। जिससे क्या होता है, लॉजिकल रिलेशन जो भी होते हैं सेंटेंस में वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो जब भी लॉजिकल रिलेशंस को बढ़ाना हो या इम्प्रूव करना हो तब हम ये चीज़ करेंगे, जिसमें हम मॉडल करेंगे किसको, थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स को। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में काम आएगा ही आएगा, जिससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था डिज़ायर डेटा कंसिडरेशन, वो भी इस चीज़ के अंदर एक योगदान दे ही रहा था, ठीक है। उससे पहले जब अपन ने अभी सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन का देखा था एनएलपी के अंदर, उसमें भी ये सेम काम कर रहा था। तो फटाफट से इसके कंक्लूजन को रीड कर लेते हैं कि मॉडल थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स एनएलपी के अंदर बेसिकली एक रिग्रस और एक फॉर्मल फ्रेमवर्क है, जिससे हम क्या करते हैं, बेसिकली जो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस हैं उसको समझ पाते हैं और उसको इंटरप्रेट भी कर पाते हैं, ठीक है। यानी हमने बेसिकली यहाँ क्या करा, एक फ्रेमवर्क है जो कि क्या करता है, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन को समझता भी है, एंड ऑन द अदर साइड इट इज ऑल्सो डूइंग द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन। आई थिंक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इन अ ग्रेट वे। ओके, नाउ आई थिंक यू हैव दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बाय लेवरेजिंग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड ट्रुथ कंडीशन, यानी जब हम एक ट्रुथ कंडीशन या मैथमेटिकल कंडीशन के ऊपर बात करते हैं या उस पर भरोसा करते हैं, तो यहाँ पर जो तीन मेजर चीज़ें हैं वो ज़्यादातर हाईलाइट होती है, जो कि है प्रिसीशन,
क्लैरिटी और लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी ऑफ NLP सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी ऐसा NLP सिस्टम बनाना है जो कि लॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड को नीड करे, बिकॉज योर इंडस्ट्री इज राइट नाउ वर्किंग ऑन डेटा. Now this data can be qualitative, it can be quantity, but in the most of the case when you talk about machine learning and artificial intelligence, it will be in the quantitative way as possible, right? So when this data will be in the quantitative way, then that NLP concept which we are using, which is like model theoretical semantics, it will be very much helpful and it will be very much precise when you learn it in a very great way. Like when you want to design a chatbot, when you want to design some kind of a language translator, when you want to design some sort of OCR systems, and that particular systems you will require that your data should be in a quantitative aspect rather than in the qualitative aspect to make it understand in a better way when we talk about the computation analysis and all sort of things. So it will provide the precision, clarity and logical understanding of NLP in a very very great way as possible, right? So this is the basically the conclusion of model theoretical semantics in NLP which we have just discussed right now, right? अब इस चीज़ की आप चिंता बिल्कुल मत करना कि इसके नोट्स वगैरह कहाँ हैं, ये भी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उसको कैप्चर कर सकते हो. अब आता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिकल इवेंट एंड स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन NLP. अब देखो यार वर्ड तोड़ो, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम उससे कनेक्ट करते हुए स्टेट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है. बात की जाए अगर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या करता है? फॉर्मल मॉडलिंग ऑफ इवेंट्स, सिचुएशन एंड स्टेट्स इन एन स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिसाइज मैनर, ठीक है. हमने यहाँ पर क्या किया, ये बेसिकली क्या है, पहले तो ये समझ लो दोनों टूल्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो यार ग्राउंड लेवल पे चीज़ समझो. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इवेंट एंड स्टेट रिप्रेजेंटेशन, दे बोथ आर टूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? दे बोथ आर टूल्स. अब ये दोनों टूल्स हैं, ठीक है. और किसके टूल्स हैं? दे बोथ आर टूल्स ऑफ अ गियर कॉल्ड नेम इज NLP के टूल है ये, ठीक है. जो कि क्या करते हैं काम, ये क्या करते हैं? फॉर्मल मॉडलिंग के लिए काम करते हैं. किसकी फॉर्मल मॉडलिंग? इवेंट्स की मॉडलिंग. इवेंट्स के जो आप ये मान सकते हो सिचुएशंस है या जो स्टेट्स है उसकी मॉडलिंग. तो इवेंट की जब स्टेट्स की, इवेंट्स की जो सिचुएशंस की मॉडलिंग करनी हो, वो भी इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड अ प्रिसाइज वे, देन वी वांट टू कंसीडर द NLP पार्ट ऑफ इट, राइट? लाइक NLP के अंदर जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बारे में बात की जाए या स्टेट रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो ये दोनों बेसिकली एक एसेंशियल टूल है जिसका काम सिर्फ इतना ही है कि इवेंट्स की और सिचुएशंस की एक इफेक्टिव और फॉर्मल मॉडलिंग कर दे, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी हो और एक प्रिसाइज मैनर में भी हो, ठीक है. समझ गए? इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर कैप्चरिंग द सिमेंटिक्स ऑफ अ लैंग्वेज. एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के सिमेंटिक्स को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आप ये मान सकते हो पावरफुल टूल है, ठीक है. बाय रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप्स, एक्शंस, कंडीशंस यूजिंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस, राइट? रिलेशनशिप्स को, एक्शंस को और कंडीशंस को लॉजिकल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में समझना, को रिप्रेजेंट करना, ये सारा काम किसका है? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और स्टेट रिप्रेजेंटेशंस का, राइट? अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स और बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो FOL है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और जो स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, इसके बेनिफिट्स क्या है. तो पहला फॉर्मल सिमेंटिक्स. इसका मतलब क्या है? ये हमें एक फॉर्मल और मैथमेटिकल अप्रोच देता है जिससे हम हमारे लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस के बीच में रिलेशंस को बता सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमें देखो सबसे पहली चीज़ हमें क्लैरिटी मिलती है, प्रिसीशन मिलता है और अनएम्बिगुअस चीज़ होती है, एम्बिग्विटी नहीं होती. अब यहाँ पर एम्बिग्विटी बहुत ही खतरनाक टर्म है जिसको हमने पहले भी अभी वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में डिस्कस कर ही लिया था. तो देखो यार, जब भी व्हेन यू विल टॉक अबाउट NLP इन अ वेरी ग्रेट वे एज पॉसिबल विच आई एम अंडरस्टैंडिंग, so in that the mathematical way of representing the things is mattering the most, right? So in that particular perspective, when you want to use the first order logic with the combination of state representation, it will be a killer combination as well, right? So in that particular thing, you will be able to represent your linguistic expression in a very very great way. You will be able to model them mathematically, and anything which can be modeled mathematically can be more, you can just spread it in on a massive way, on a global way as possible, because you have a mathematical calculation which empowers your accuracy, your clarity, your vision, right? So this all is the components of formal semantics, right? तो जो कि हमें एक फॉर्मल और मैथमेटिकल दे रहा है, किस चीज़ के लिए? अपने लिंग्विस्टिक मीनिंग को या लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल वे में और समझाने के लिए, जिससे हमारी एक्यूरेसी और ये चीज़ें बूम हो ही रही है. अब आता है ऑब्जेक्ट्स एंड क्वांटिफायर्स, राइट? सो अब ये ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिफायर्स क्या चीज़ है? तो यहाँ पर हम देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स होता है, कोई भी वेरिएबल होता है, उन सबको किससे उसके साथ किसी ना किसी क्वांटिफायर को रखते हैं जो कि उसको क्या बता सके? रिलेशनशिप्स बता सके, प्रॉपर्टी बता सके, इसलिए काम आता है, ठीक है. तो क्वांटिफायर्स का काम सिर्फ इतना है
कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये उसके बीच की प्रॉपर्टीज़ और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन कर सके, उस चीज़ को समझा सके, राइट। दिस इज़ द वर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्वांटिफायर्स, राइट। सो बेसिकली क्या करता है, ये जो भी आपके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, ये जो भी आपके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पर, उसको ये समझ जाता है, या उसको एक्सप्लेन आराम से वो चीज़ को समझ रहा है। अब यहाँ पर टेम्पोरल रिलेशनशिप्स आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहला हमने क्या देखा था, पहला हमने फॉर्मल सिमेंटिक्स देखा था कि भाई हमें फॉर्मल टाइप में चीज़ दे रहा है। फिर हमने ऑब्जेक्ट्स एंड क्वांटिफायर को देखा अभी, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप्स बेसिकली उस पर काम कर रहा है प्रॉपरली। और अब टेम्पोरल रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो टेम्पोरल रिलेशनशिप्स क्या करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो टेम्पोरल रिलेशनशिप आपकी इवेंट्स के बीच में, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है कि आपने क्या सीक्वेंसेस, क्या ड्यूरेशन और क्या ऑर्डरिंग आपने प्रोसेस किया है। देखो यार, इससे क्या होता है ना, जब भी आप किसी टाइम डिपेंडेंट, देखो टेम्पोरल मीन्स इटसेल्फ अ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पोरल का जो मतलब है ना, ये देखो, इससे आप टाइम को याद रखो। ऐसे नहीं होता है, बट मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। टेम्पोरल से आपको टाइम याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी इवेंट के ड्यूरेशन के बारे में बात करें, उस इवेंट के सीक्वेंस के बारे में बात करें, जब अभी हम टाइम डिपेंडेंट सीनेरियोज के बारे में बात करें, तब हम टेम्पोरल रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात आती है कि लाइक एंड और नॉट, जिससे हम कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को आराम से समझा सकें और उनके बीच की जो कंडीशंस हैं, जो स्टेट और इवेंट्स की कंडीशन है, उस चीज़ को एकदम ईजी वे में और बेटर वे में प्रेजेंट कर सकें, ये हमारा मकसद है। तो फर्स्ट में हमने फॉर्मल मॉडलिंग के बारे में देखा कि भाई वो ये जो आपका स्टेट रिप्रेजेंटेशन या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आपको एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपके जो भी क्वांटिफायर्स है उसकी वजह से हम उस चीज़ के बारे में, रिलेशनशिप्स के आराम से डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में। थर्ड जो है टेम्पोरल, जिससे हम टाइम डिपेंडेंट इवेंट्स को या सीक्वेंसेस को मैप कर पा रहे हैं। फोर्थ है लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड और नॉट को यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को भी ईजिली बता सकते हैं, और जो इवेंट्स और स्टेट्स के बीच जो कंडीशंस है उसके बारे में बता सकते हैं। अब देखो यार, इसका वापस देख लो, यूज़ केसेस, इवेंट रिकग्निशन आ गया, सिमेंटिक रोल लेबलिंग आ गया, स्टोरी अंडरस्टैंडिंग आ गया। ये सारा जो भी काम है ये किसका है, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और स्टेट रिप्रेजेंटेशन का। तो इसके कंक्लूजन क्या निकलता है कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, इवेंट एंड स्टेट रिप्रेजेंटेशन आपकी NLP को एम्पावर करते हैं बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल एंड पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर मॉडलिंग इवेंट्स, एक्शंस एंड स्टेट इन अ लैंग्वेज। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। बाय लेवरेजिंग first order logic, symbols, quantifiers and connectives, NLP systems can achieve deeper language understanding. देखो यार, when we are just moving into the world of a wide range of artificial intelligence based applications and machine learning based applications, we right now majorly focus on automation and how we can make our application enabled AI, right? So in that particular thing we will have to focus more on the deeper language understanding. सो इन दैट परस्पेक्टिव कि जब आपको उस डीपर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझना ही है, तब आपको इन सब की चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वेदर इट इज़ अ लॉजिकल सिस्टम, इट इज़ विल बी अ क्वांटिफायर सॉर्ट ऑफ थिंग, इट विल बी अ कनेक्टिव, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग विल boost the NLP system to get the deeper understanding of what the things are going on, right? So it will support some sort of complex reasoning, and that will empower the applications like event recognition, semantic role labeling and story compression, right? नाउ हम बात करेंगे स्टेट रिप्रेजेंटेशंस के बारे में, NLP के बारे में। अभी तक हमने FOL के बारे में बात करी। अब स्टेट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या करते हैं, वही चीज़ है फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे, जिससे हम इवेंट्स की स्टेट्स को, कंडीशन को, सिचुएशन को लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन को यूज़ करके मॉडल करते हैं। देखो बहुत ईजी है। देखो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, 3 चीज़ें ही हैं इसके अंदर, ठीक है, कि यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, दैट एनेबल द फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर मॉडलिंग ऑफ किसकी मॉडलिंग, स्टेट्स, कंडीशन और सिचुएशन। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें मॉडल कर रहे हैं, किस को मॉडल कर रहे हैं, यहाँ पर हम मॉडल कर रहे हैं स्टेट, कंडीशन और सिचुएशंस। किस में मॉडल कर रहे हैं ये चीज़ हम, स्टेट रिप्रेजेंटेशन में। तो स्टेट, कंडीशंस एंड सिचुएशंस किसके अंदर, जो भी एक टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है, उन सबको हम क्या करेंगे, मॉडल कर देंगे, ठीक है। इट कैप्चर्स द एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप एसोसिएटेड विद द डिफरेंट एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स विच एनहेंस द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि इनकी वजह से, इन एट्रीब्यूट्स की वजह से, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इन रिलेशनशिप्स की वजह से हम एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट का, एक टेक्स्ट का एकदम डीपर अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें समझ सकते हैं, उसको आराम से चीज़ को धैर्य देके चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई।
अब मीनिंग ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन यानी हम बेसिकली एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़, कंडीशन ऑफ एंटिटीज़, ऑब्जेक्ट्स और इन सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें हैं या क्या आपको इसमें पढ़ने के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो एट्रीब्यूट मॉडलिंग, यानी जो भी एंटिटीज़ स्टेट आपने यूज़ किए हैं उसके बारे में सारे एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर दो बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़, जिसकी वजह से क्या हो यार कि हमारे पास एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हो उस एंटिटीज़ का, क्या कि वो उस लैंग्वेज के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर रही है उस पर्टिकुलर चीज़ का। तो देखो टॉपिक है स्टेट रिप्रेजेंटेशन, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट मॉडलिंग, यानी उस एट्रीब्यूट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमारे पास होना ही चाहिए गाइज, तभी हम एकदम ढंग से इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब आता है रिलेशनशिप्स एंड डिपेंडेंसीज, राइट। तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेसिकली क्या करता है, रिलेशनशिप्स को, डिपेंडेंसीज को और इंटरेक्शन बिटवीन एंटिटीज़ को भी कैप्चर करता है, जिससे जो आपका कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग सिनेरियोज है, ठीक है, वो इजी हो जाता है। यानी पहले तो आपने एट्रीब्यूट्स की सारी डिटेल लो, फिर रिलेशनशिप्स और डिपेंडेंसीज निकालो, ठीक है, जिससे बेसिकली क्या होता है जो आपकी इंटरडिपेंडेंसीज होती है या उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है पर लैंग्वेज में, वो क्या होता है, फैसिलेट होता है, यानी बूम होता है। डायनेमिक चेंजेस यानी state representation can model changes and transition over different states over time, facilitating the representation of evolving scenarios। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, अपन जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट से या एक पर्टिकुलर स्टेट से जब एक ऑब्जेक्ट सेकंड स्टेट के अंदर इवॉल्व कर रहा है या चेंज कर रहा है, तो उस समय जो डिफरेंट स्टेट रिप्रेजेंटेशंस हो रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर होती है। क्वांटिफिकेशन एंड कंपैरिजन, व्हाट इट डज मीन्स, इट मीन्स दैट we going to involve the quantification and comparison allowing for the expression of numerical and relational information। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसकी जितनी भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी उसकी रिलेशनल इन्फॉर्मेशन है वो निकालने की ट्राई करते हैं। अब देखो यूज़ केसेस इसका क्या है, बहुत बढ़िया यूज़ केसेस है सिमेंटिक रोल लेबलिंग, ठीक है, जिससे रोल्स, एट्रीब्यूट्स, कंडीशन ये सारे यहाँ पर डिफाइन हो ही जाते हैं। कंटेक्चुअल एनालिसिस से बेसिकली उस करंट कंडीशन के ऊपर उसके जितनी प्रॉपर्टीज़ है ये सब चीज़ें डिक्लेयर हो ही जाती है। इवेंट एंड सिनेरियो मॉडलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें बेनिफिट मिलता ही है, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। उसके कंक्लूजन को फटाफट से देख लो, ये एनएलपी में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस देखो यार इसे अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जो मार्कर है उससे, बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन यहाँ पर करी हुई है, वो चीज़ आपको रीड करनी है मैक्सिमम ऑफ टाइम, ठीक है। बाकी आप जस्ट एक एज ए रेफरेंस की तरह मैं इसको नीचे आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, बट जो मार्कर्स है उसको ढंग से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम स्टेट रिप्रेजेंटेशन को कर रहे हैं तो हम उसकी एट्रीब्यूट्स की, रिलेशनशिप्स की और कंडीशन को एकदम ढंग से समझ पाते हैं। चीज़ क्लियर हुई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लॉजिक की। अभी तक हमने FOL की बात करी, देन वी जस्ट मूव टू द स्टेट रिप्रेजेंटेशन, नाउ वी गोना मूव टू द डिस्क्रिप्शनल लॉजिक। ये एक पावरफुल फॉर्मलिज्म है, हम अभी तक फॉर्मलिज्म की तरफ ही मूव हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और इस अप्रोच में हम किसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पर हमें नॉलेज और कंसेप्ट के ऊपर अब बात करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन नॉलेज में हम किस पे बात करेंगे, नॉलेज और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लॉजिक इज द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क ऑफ कंपेयरिंग द फॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स एंड हायरार्कीज इन अ वे दैट एनेबल प्रिसाइज एंड ऑटोमेटेड इन्फरेंस। यानी ये क्या काम करता है, उस पर्टिकुलर नॉलेज और कंसेप्ट की फॉर्मलाइजेशन पे काम करता है पहले तो, ठीक है। एक्चुअली में ये भी नहीं, इसकी जो नॉलेज और कंसेप्ट है उसको ये पहले तो रिप्रेजेंटेशन पे भी काम करता है, कैसे आप उस नॉलेज और कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करोगे, और देन ये उसकी भी काम करता है कि कैसे आप उसके बारे में रीजनिंग निकालोगे, उसके बारे में नॉलेज वगैरह चीज़ें निकालोगे, ठीक है। तो एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है फॉर कैप्चरिंग द फॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स, हायरार्की इन अ वे दैट एनेबल प्रिसाइज एंड ऑटोमेटेड इन्फरेंस, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, फॉर्मल लॉजिक टू रिप्रेजेंट एंड रीजन अबाउट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड कंसेप्ट। यानी एक फॉर्मल लॉजिक है जो क्या करता है, दो काम करता है, पहला तो करता है रिप्रेजेंट और दूसरा काम क्या करता है, रीजन। किसके बारे में, अबाउट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड कंसेप्ट्स, ठीक है, चीज़ समझ गए। तो ये यहाँ पर है। तो डिस्क्रिप्शन लॉजिक्स के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग फॉर्मल लॉजिक को हम यूज़ करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रीज़न कर रहे हैं। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना और रीज़न करना, किसको, फॉर्मल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और कंसेप्ट को, ठीक है। यानी पहले आप
फॉर्मल लॉजिक को रिप्रेजेंट कर दोगे और फिर उसके बीच में जो भी रिलेशनशिप्स है और उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दोगे। अब यहाँ पर एक तो फॉर्मल सिमेंटिक्स आता है, ये इसमें मैथमेटिकल अप्रोच है जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिमेंटिक्स को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई डिस्क्रिप्शन लॉजिक अनेबल द क्रिएशन ऑफ ऑन्टोलॉजीज एंड टेक्सोनॉमीज दैट ऑर्गेनाइज कंसेप्ट्स इनटू हायरार्की एंड रिलेशनशिप्स। देखो इसका जो की पॉइंट है ना डिस्क्रिप्शन लॉजिक का वो 2 है, इसका 2 है, और इसका जो 2 की पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। वो की है ये सबसे पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हम बेसिकली किस पे बात कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ ऑन्टोलॉजीज एंड टेक्सोनॉमीज, ठीक है, दैट ऑर्गेनाइज कंसेप्ट इनटू हायरार्की एंड रिलेशनशिप। यानी यहाँ हम जो हमारा कंसेप्ट है उसको ऑर्गेनाइज करने पे बात कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हायरार्कीज रिलेशनशिप्स। चीज़ समझ गए, ये हो गया। एक्सप्रेसिव रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, यानी जो एट्रीब्यूट्स के बारे में जो रिलेशनशिप्स है उसके बीच की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब चीज़ें हो गई। ऑटोमेटेड रीजनिंग, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके न्यू नॉलेज, ये ऑटोमेटेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आंसरिंग कोई बॉट बनाते हैं उसमें ये काम आएगा, ठीक है। सिमेंटिक वेब के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिससे इससे क्या होता है, देखो सिमेंटिक वेब जो है, सपोज आपने गूगल पे कुछ सर्च किया तो उसके जो भी संबंधित पूरा वेब बना हुआ है सिमेंटिक्स का, वहाँ पर आपको सर्च करना ईजी हो जाएगा। जब भी हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, लाइक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लॉजिक को यूज़ करेंगे तो ये नॉलेज और कंसेप्ट को ही बेसिकली कर रहा है ना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट। उसकी जो नॉलेज है और जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिमेंटिक वेब, जिसकी वजह से आपका वेब सर्च इंटीग्रेशन और उसकी समझने की जो पावर है, जिससे वो आपका गूगल सर्च इंजन आप जो भी चीज़ टाइप करते हो तो आपको नीचे सजेशन दे देता है, तो वो सारा सिमेंटिक वेब से कंट्रोल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फटाफट से इसका वापस कंक्लूजन पे आ जाओ। तो कंक्लूजन यही है गाइस कि एक सोफिस्टिकेटेड फ्रेमवर्क है जिससे आप अपने लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स और नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ रीजनिंग, ठीक है, इसके फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम जो रिलेशनशिप्स है, एट्रीब्यूट्स और हायरार्कीज है, इसको फॉर्मलाइजेशन करने पे काम करते हैं। यहाँ प्रिसीशन और डेप्थ होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है, और हम ज़्यादातर इसके NLP एप्लीकेशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चलो कुछ चीज़ें हैं। यहाँ हम ऑन्टोलॉजीज़ को और टेक्सोनॉमीज़ को यूज़ करते हैं हमारी नॉलेज और कंसेप्ट को इन हायरार्किकल फॉर्म और मॉडल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ यार कुछ सिमेंटिक रोल्स के बारे में कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सिमेंटिक रोल्स का क्या बड़ा यहाँ पर है, तो देखो सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या है, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड रिप्रेजेंटिंग द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। यानी सपोज आपका एक एलिमेंट आपने सेंटेंस में है, 2 एलिमेंट आपका सेंटेंस में, या देखो ये वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो इन वर्ड्स के बीच का क्या रिलेशन है, ये कौन बताएगा, सिमेंटिक रोल्स। चीज़ क्लियर हुई, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही चीज़ थी कि जो भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, सेंटेंसेस के अंदर या जो भी आपका कंटेक्चुअल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, तो 2 एलिमेंट्स के बीच की जब रिलेशनशिप्स की बात हो, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स की, तब अपन इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और ये हम कैसे करते हैं, बाय असाइनिंग रोल्स टू द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो सिमेंटिक रोल जो होते हैं सिंथेटिक और सिमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को कैप्चर करते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर आराम से इस चीज़ को समझ पाता है और इस पर एक्शन ले पाता है। चीज़ समझ गए, ठीक है, ये हो गया सिमेंटिक रोल के बारे में। अब यहाँ पहला कंसेप्ट आता है रोल आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रोल को, ठीक है, दैट वर्ड्स एंड फ्रेजेस प्ले इन रिलेशन इन एज अ मेन वर्ब और प्रेडिकेट। यानी यहाँ हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रोल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और रोल्स को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये रोल्स कैसे हैं, दैट वर्ड्स एंड फ्रेजेस प्ले इन रिलेशन टू द मेन वर्ब और प्रेडिकेट। अब इसकी बेनिफिट्स की बात कर लो तो इससे क्या होता है, सिंथेटिक और सिमेंटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो एनहेंस हो जाता है। एजेंट पेशेंट रिलेशनशिप्स यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। थेमेटिक रोल्स है, सिंथेटिक एंड सिमेंटिक एनालिसिस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मत छोड़ना। ये देखो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ें तो तुम बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। कि जो सिंथेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बीच का जो गैप है वो कौन ब्रिज कर रहा है, सिमेंटिक रोल्स, ओके। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, यही है टारगेट अपना एक्चुअली, डीपर लैंग्वेज कन्वर्जेशन या कंप्रेशन, जिसके ऊपर सारे NLP के कंसेप्ट जिसको टारगेट करके बन रहे हैं वो यही है। तो यहाँ पर अपने यूज़ केसेस में क्या आ गया, सबसे पहला जो यूज़ केस है वो है इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम ईजिली क्या कर पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर पा रहे हैं, सबसे पहली चीज़,
ठीक है। तो यहाँ एक ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एक अच्छा खासा इसका यूज़ केस हो गया। क्वेश्चन आंसरिंग, मशीन ट्रांसलेशन, इन सब में इसका रोल है ही है, ठीक है। सिमेंटिक रोल लेबलिंग के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, वर्ड्स को एक एक करके चलेंगे, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उसको रोल्स असाइन कर देते हैं। ठीक है, रोल्स को मतलब वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये देखो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, मैं गलत नहीं हूँ, उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी वांट टू जस्ट डू द रोल्स असाइनमेंट प्रॉब्लम। हम उस रोल्स को उसको असाइन कर देंगे, ठीक है, जो कि विच विल कैप्चर द सिंथेटिक एंड सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, जो कि क्या कैप्चर करेगा, द सिंथेटिक एंड सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की जो सिंथेटिक और सिमेंटिक रिलेशनशिप है उसको कैप्चर करने का काम ये कर लेगा सिमेंटिक रोल लेबलिंग। ठीक है, समझ गए, डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंथेटिक और सिमेंटिक रिलेशनशिप्स का काम ये करेगा, यानी किसी भी वर्ड्स और फ्रेजेस को पहले तो आइडेंटिफाई करेगा, देन रोल असाइनमेंट करेगा, ठीक है, और क्या कैप्चर करेगा, सिंथेटिक एंड सिमेंटिक रिलेशन। क्या कैप्चर करेगा, सिंथेटिक प्लस सिमेंटिक। मीनिंग ऑफ सिमेंटिक रोल लेबलिंग, अब इसका क्या होता है, एनोटिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। देखो यार ये चीज़ें तो मैं तुम्हें पढ़ा ही चुका हूँ, भी बस पढ़ा है। रोल असाइनमेंट मैंने बोला ही था, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। देखो थीमेटिक रोल क्लासिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना रोल क्लासिफिकेशन के आप रोल असाइनमेंट कैसे करोगे, ठीक है। सिंथेटिक एंड सिमेंटिक इंटीग्रेशन, यूज़ केसेस, क्वेश्चन आंसर्स, टेक्स्ट समराइजेशन, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, ये सब इसके यूज़ केसेस हैं, ठीक है। अब आता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, RNN, ठीक है। इसके बारे में तो यार आप सब ने ही सुना होगा कि RNN क्या चीज़ है। तो जो लोग मशीन लर्निंग और जो यहाँ पर मशीन लर्निंग और AI से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने RNN के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। RNN का जो मेन काम है ना वो NLP में है सबसे पहले तो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यार रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की अगर मैं बात करूँ तो देन द थिंग विच कम्स इनटू आवर माइंड इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। सो नाउ what the actual task of RNN in it, right? So the actual task or actual framework of RNN into the natural language processing is that it addresses the sequential and contextual nature of language. So what it does, that addresses the sequential, देखो ये क्या कर रहा है, what it does, it is basically addressing sequential and contextual nature, sequential nature हो गया और contextual nature हो गया of language. तो what thing it is just addressing, so it is basically addressing the sequential nature and contextual nature of a language, ठीक है, कि वो किस सीक्वेंस में और किस contextual है, तो उसके लिए काम आता है ये, ठीक है, कि ये उसको एड्रेस करता है। RNNs बेसिकली होते क्या हैं, इट्स अ क्लास ऑफ एन ANN विच इज डिजाइन टू हैंडल सिक्वेंशियल डेटा, ठीक है। तो ये किस लिए बने हैं, दे आर डिजाइंड टू हैंडल सिक्वेंशियल डेटा। सिक्वेंशियल डेटा को हैंडल करने के लिए बना है RNN, ठीक है। इस बारे में आपको चीज़ ध्यान रखनी है दिमाग के अंदर। नेक्स्ट, दे एम्प्लॉय रिकरेंट कनेक्शन टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेप टू सीक्वेंस of a sequence to the next, allowing to capture them and remember the context over the time। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, बट वो मीन टाइम उस चीज़ को समझ भी रहा है और स्टोर भी करके रख रहा है, और उस चीज़ को मतलब ये मान सकते हो उसको याद भी रख रहा है, जिससे वो जब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो उसको चीज़ पहले से पता होती है, ठीक है। अब लाइक इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, लाइक इट्स अ टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट मॉडलिंग, ठीक है। RNN एक्सेल एट टेम्पोरल डिपेंडेंसीज, जो कि मैंने आपको बोला था, जो कि टाइम, डेट, अकरेंसेज इनसे रिलेटेड होती है, ठीक है। लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को भी ये कैप्चर करता है और उससे भी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, उसके रिलेशनशिप्स को कोशिश करता है समझने की। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मैप, ये बेसिकली क्या है, RNNs कैन मैप सीक्वेंस ऑफ इनपुट टू अ सेंटेंस ऑफ एन आउटपुट, मेकिंग देम वैल्यूएबल ऑफ अ टास्क लाइक मशीन ट्रांसलेशन। और ये तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, सीक्वेंसेस ऑफ इनपुट को सीक्वेंसेस ऑफ आउटपुट के साथ डायरेक्ट मैप कर रहा है, ठीक है। ये काम कर रहा है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मैपिंग, और ये RNN के अंदर ही आता है। वेरिएबल लेंथ इनपुट्स, यानी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिफरेंट वेरिएबल लेंथ ले सकते हो
और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स के ऊपर आप ये टेस्ट कर सकते हो। तो RNN बेसिकली क्या है, वापस अगर हम इसके बारे में फटाफट से देखें तो ये बेसिकली काम आता है जब भी आपको इट इज़ बेसिकली यूज टू एड्रेस, ठीक है, दे विल बी यूज टू एड्रेस द सीक्वेंशियल डेटा, ठीक है, सीक्वेंशियल डेटा को ये एड्रेस करने के लिए काम आता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेनी है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आगे क्या है, इसकी जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है कि भाई ये देखो, जब भी आपके पास सीक्वेंशियल डेटा होगा या आपके पास एक कॉन्टेक्चुअल डेटा होगा, ठीक है, उसमें ये चीज़ काम आएगी। और ये बेसिकली क्या करेगा, देखो ये बेसिकली क्या करता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो ठीक है, देखिए बेसिकली क्या करता है, एक रिकरेंट कनेक्शन बना देता है। ये रिकरेंट कनेक्शन क्या करते हैं, दे पास द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, मेकिंग इट more smarter over the time, because when it goes to the next step and then next step and every sort of step, what it does, it captures and remember the context. That's a very crucial point of this particular topic, that it captures and remember the context over the time. And what it makes the model, it makes a model more effective, more powerful, more confident and more accurate when it comes to the detection sort of thing, or when it comes to the natural language processing perspective. So in that case, RNN is a very great, natural language ANN model which you can use, in which it is basically deploying a recurrent network over the steps to remember the context of the information which is passed over the steps to the final step, right? That's the actual meaning of recurrent neural networks which we are talking about in this video. So now, what are the basically key components which you just talked? It is good at a temporal context modeling, long range dependencies, sequence to sequence mapping, variable length inputs. In that perspective, it is good. And what are the use cases of RNN? So RNN is good when we talk about language modeling, first of all. So when we talk about of learning the probabilities of word sequences, it is good. Machine translation, it is used. It is also used in sentiment analysis, right? Because in the sentiment analysis, it will just capturing the contextual clues and nuances, and that contribute to the sentiment expressed in a text, right? So अगर मैं आपको अपनी देशी भाषा में बताई दूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर जो कॉन्टेक्चुअल क्यूज़ है, यानी वो किस वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर काम आया है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है, और आगे यूज़ करता है जब भी उस सेंटिमेंट को इन अ टेक्स्ट एक्सप्रेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंपल RNN क्या होता है, सीक्वेंशियल डेटा बाय मेंटेनिंग अ हिडन स्टेट दैट कैप्चर्स द कॉन्टेक्स्ट ऑन द प्रीवियस टाइम स्टेप्स, यानी बहुत ही सिंपल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है। अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स टू द फाउंडेशनल लेवल ऑफ ANN और अ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, देन सिंपल RNN इज अ फाउंडेशनल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर which basically process the sequential data which will be coming from from previous step, and it basically hiddens. The very important thing is that it is actually a hidden state. It contains an hidden state, and what that hidden state is doing, it is just capturing the context from previous time steps, like what the things or what the information which is just passed from the previous states, that sort of things or that state, it is just capturing it and just using it every time when it goes to the next step, right? So what a simple RNN means, simple RNN is a foundational type of a neural networks architecture which is designed to process sequential data by maintaining a hidden state that captures the context from the previous state. यानी previous state से जो context है उसको भी ये क्या कर रहा है, आगे लेके जा रहा है, और इसमें hidden state और sequential data पे काम करती है, और sequential data और contextual data पे इसका काम मेजरली रहता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन लैंग्वेज मॉडलिंग में काम आता है, ठीक है, भाई नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है सीक्वेंस का, प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंशियल डेटा एनालिसिस में काम आता है, ठीक है, जैसे टाइम और सेंसर डेटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तब ये चीज़ काम आती है। मशीन ट्रांसलेशन में काम आती है, और इसके मेजर एडवांटेजेस क्या है, कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंपल RNN जो होते हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट। अंडरस्टैंड देखो समझना अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंट अलग चीज़ है, बट सिंपल RNN समझने में भी ईजी है, और देन इम्प्लीमेंटेशन इज इवन मोर ईजियर, राइट? सो दैट्स द मेन गेम ऑफ कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी। रियल टाइम प्रोसेसिंग, अब रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है कि हम हमारे जो भी सीक्वेंसेज है उसको रियल टाइम पे क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, मेकिंग देम सूटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लो लेटेंसी प्रिडिक्शंस, राइट? डिसएडवांटेजेस इसके दो ही हैं। पहला क्या है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ठीक है,
इस बेसिकली में क्या होता है, इट फेल्स टू कैप्चर लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम के अंदर इट इज़ एन एबिलिटी टू कैप्चर लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज, ठीक है। और बट ये जो होती है इसको ये क्या कर जाता है, हैम्पर कर जाता है, यानी जब ये लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी की बात आती है तो वहाँ ये काम अपना बिगाड़ देता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, दे स्ट्रगल टू कैप्चर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज ड्यू टू लिमिटेड मेमोरी ऑफ देयर हिडन स्टेट। हिडन स्टेट में लिमिटेड मेमोरी होने से इनको ये प्रॉब्लम होती है। तो दो प्रॉब्लम्स हैं, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और शॉर्ट टर्म मेमोरी। और इसका फ़ायदा क्या है, सीक्वेंशियल डेटा के लिए ये वरदान है, ठीक है। और रियल टाइम प्रोसेसिंग पे ये चीज़ काम करती है, तो हमें रियल टाइम डिसीजन लेने में मदद मिलती है। और इसमें कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी भी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई आरएनएन के बारे में। डीप न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में अगर बात करूँ तो एएनएन की वो क्लास है जिसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स होती है, ठीक है। माइंड माई वर्ड्स, इट कंटेन्स द मल्टीपल हिडन लेयर्स। किसके बीच में, इनपुट लेयर, ठीक है, और आउटपुट लेयर के बीच में मल्टीपल हिडन लेयर्स होती है, मतलब एक से ज़्यादा, बढ़िया, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पर हिडन लेयर्स होती है, ठीक है, आउटपुट तक आने के लिए। ये इसका खेल है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी बात आती है कि भाई एनएलपी के टास्क के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी भी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की बात करें, जनरेशन की बात करें, ठीक है, तब ये चीज़ काम आती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। टेक्सचुअल डेटा से जब कोई भी चीज़ खेलना हो या उसके साथ कुछ काम करना हो, उसमें कुछ पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन करना हो, तब भी आप डीप नेटवर्क पे या डीप न्यूरल नेटवर्क पे आप अपना भरोसा रख सकते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन की अगर इसकी मैं बात करूँ, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एनईआर जो अपन अभी पढ़ा था, नेम्ड एंटिटी, डेट, टाइम वगैरह, इन सबको क्लासीफाई करके अपना उसका रिकॉग्नाइज करना और उसको ये काम करना सारे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट जनरेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, डॉक्यूमेंट समराइजेशन, सेंटीमेंट एनालिसिस, ये सारे जो भी काम है ये कौन कर सकता है, आपका डीप नेटवर्क कर देता है, डीप न्यूरल नेटवर्क। एडवांटेजेस इसके क्या है, फीचर लर्निंग, फीचर से सीखता है ये। हेराइकल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर, ठीक है। स्टेट ऑफ आर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, जिससे आपका बढ़िया से बढ़िया आंसर आपको ये मतलब देता है उस चीज़ का। फीचर लर्निंग, हेराइकल रिप्रेजेंटेशन और स्टेट ऑफ आर्ट परफॉर्मेंस की वजह से ही ये बढ़िया है और पावरफुल है। डिसएडवांटेज क्या है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज एज इट कंटेन्स मल्टीपल हिडन लेयर, सो ऑल्दो इट विल नीड अ हाई सॉर्ट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर टू डू इट इवेंचुअली, ओके। Data requirements, it often requires large amount of data to process on, to learn from it, so that it can predict your output in a very great way with a higher accuracy as possible, right? So like, the next problem is like overfitting problem. Deep networks are very much prone to overfitting, especially during when they are dealing with the limited data. Regularization techniques are often necessary, ठीक है। तो यहाँ पर यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि यार जब हम बात करते हैं कि इसकी, तो जब हम ओवरफिटिंग जैसे कंसेप्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो आपका डीप न्यूरल नेटवर्क है वो ये मान सकते हो ओवर फिटिंग से बहुत ज़्यादा प्रोन है। तो हमें यहाँ पर रेगुलेशन टेक्निक चाहिए होती है, बिकॉज ये लिमिटेड डेटा भी वर्क करता है। तो यहाँ ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब आता है स्टैक्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। देखो अभी तक हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की बात करा जो कि सीक्वेंशियल डेटा पे वर्क कर रहा था। फिर हमने डीप न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करा जो उससे थोड़ा बढ़िया था, जिसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स थी। अब हम यहाँ पर स्टैक्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे नेचुरल एनएलपी के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। देखते हैं क्या है चीज़। तो देखो सबसे पहले एक एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल आरएनएन आर्किटेक्चर का, जो भी अपन ने अभी देखा था सिंपल आरएनएन आर्किटेक्चर, ठीक है, उसका एक एक्सट्रैक्शन है। बस यहाँ पर फ़र्क क्या है, मल्टीपल आरएनएन, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मल्टीपल आरएनएन लेयर्स आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, यानी एक से ज़्यादा आरएनएन लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक की जा रही है ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल आरएनएन आर्किटेक्चर। अब सेकेंड चीज़ यहाँ पर क्या है कि आरएनएन लेयर्स एक के ऊपर एक ऐसे पड़ी हुई है, लाइक आरएनएन लेयर्स आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, राइट। द थिंग लाइक दिस इज फर्स्ट थिंग, दिस stacking enhances the model's capacity to capture complex sequential patterns and dependencies in NLP। इससे क्या होता है, मॉडल की जो कैपेसिटी होती है टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स सिक्वेंशियल पैटर्न्स एंड डिपेंडेंसीज, वो यहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने चेंज क्या किया, ये ट्रेडिशनल आरएनएन आर्किटेक्चर है, बट यहाँ पर मल्टीपल आरएनएन की जो लेयर्स है एक के ऊपर स्टैक्ड है, जिसकी वजह से इसकी जो कंप्यूटेशन पावर है, इसकी जो कैपेसिटी है सिक्वेंशियल पैटर्न्स को हैंडल करने की और उसको कैप्चर करने की जो डिपेंडेंसीज है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। एप्लीकेशन वही लैंग्वेज मॉडलिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सीक्वेंस जनरेशन, ये इसकी है ही है एप्लीकेशन। एडवांटेजेस
कैपेसिटी अब यहाँ पर बढ़ चुकी है और हायरार्किकल लर्निंग होना स्टार्ट हो चुकी है। देखो बढ़िया चीज़ें, देखो यार ये चीज़ें तो ऑब्वियस वही चीज़ रहेगी, बट एक जो चेंज था वो मैंने बता दिया। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम दोनों में आ रही है, ये चीज़ आपको माइंड रखनी है। जब हमने यहाँ पर स्टैक्ड आरएनएन की बात करी, जब हमने यहाँ पर डीप यहाँ पर सिंपल आरएनएन की बात करी थी, सिंपल आरएनएन में भी हमने ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि ये इसके मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सो डैट यू कैन जस्ट लर्न इट इन अ वेरी गुड वे और अ ग्रेट वे। कुछ कोड है जिससे आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। हालांकि जब इसका प्रैक्टिकल सेशन होगा तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, एक मॉडल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए ये चीज़ ठीक है। अब हम बात करते हैं बाई डायरेक्शनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एनएलपी के अंदर। तो ये क्या चीज़ होती है? देखो यार वर्ड्स को तोड़ो, वापस मैं अगेन उस पर ही आऊँगा, ब्रेक द वर्ड्स, राइट। सो बाई डायरेक्शनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स क्या चीज़ है? लाइक बाई डायरेक्शनल मीन विच कंटेन्स द टू डायरेक्शन, राइट। सो यहाँ पर a variant of RNN that process input sequences in both the direction, forward and reverse direction। देखो यार RNN में भी आप लोग कर तो इवेंचुअली यही रहे हो ना कि इनपुट की स्ट्रीम देते हो, ये उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, ठीक है, ये चीज़ आप करते हो, ठीक है। बट यहाँ पर अब RNN का एक ऐसा वेरिएंट जिसमें आप दोनों डायरेक्शन से इनपुट दे सकते हो, ठीक है, और आपको आउटपुट मिल सकता है। इस तरीके का कोई वेरिएंट आप समझ सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बहुत सिंपल है, बाई डायरेक्शनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है, वापस बता रहा हूँ। वेरिएंट ऑफ आरएनएन दैट प्रोसेस इनपुट सीक्वेंसेस इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ये काम कर सकता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी काम कर सकता है। ये जो है आपका, ये क्या है, बाई डायरेक्शनल आरएनएन नेटवर्क है। सॉरी वो डायग्राम मैंने गलत बनाया है, वो डायग्राम सही नहीं है। रीज़न बहुत सिंपल है कि ये इनपुट सीक्वेंसेस को बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस कर सकता है। मैंने जो बताया ये मल्टीपल इनपुट्स वाला बता दिया, जो कि गलत डायग्राम है, उसको आप सीरियस मत लेना अभी, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, अगेन इट्स अ वेरी क्रूशियल एप्लीकेशन गाइज, यू आर जस्ट सीइंग इट दैट इट्स कमिंग इन एवरी सॉर्ट ऑफ डैम टॉपिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो यू विल हैव टू फोकस मोर ऑन इट। सेकंड थिंग इज एन स्पीच रिकॉग्निशन कंसेप्ट इन विच यू आर जस्ट रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्पीच, and next thing is a question and answering sort of thing, right? This is you have to keep in your mind what are the advantages, improved performance, enhanced contextual understanding, और इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रेनिंग चैलेंजेस। ट्रेनिंग चैलेंजेस बढ़ गए, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। और इसके मेजर एडवांटेजेस क्या है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि हम दोनों तरह से अब ये काम कर पा रहे हैं। चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ डिफरेंस है स्टैक्ड आरएनएन और बाई डायरेक्शनल में। तो देखो स्टैक्ड आरएनएन जो होता है इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, बट इसमें क्या होता है, दोनों तरह से आप इनपुट ले सकते हो। इसमें डीप हायरार्किकल पैटर्न और डिपेंडेंसीज को कैप्चर कर पाते हैं। इसमें हम कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जो फ्यूचर और पास्ट एलिमेंट्स की वजह से हुई है उसको हम कैप्चर कर पाते हैं। इसका मेजर एडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन को ये आराम से हायरार्किकल फॉर्म में कर देता है, और यहाँ पर ये कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करता है। ये रिप्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर रहा है। या हाई कंप्यूटर कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें देख लो आप, सेम है, मैक्सिमम थिंग्स आर सेम, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आता है मैनेजिंग कंटेक्स्ट इन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, यानी आप कंटेक्स्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ, ये क्रिटिकल एस्पेक्ट है आरएनएन का, ठीक है, जिससे आप मॉडल को आराम से कैप्चर कर रहे हो और सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज को यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, कैप्चर करके वो भी। तो मैनेजिंग जो कंटेक्स्ट है एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट है आरएनएन का, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज है उसको कैप्चर करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। देखो जो भी आपकी सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज है उसको क्या करते हैं, पहले कैप्चर करते हैं और उसको देन यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज को कैप्चर करेंगे देन उसको यूटिलाइज करेंगे। चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ट्रेडिशनल आरएनएन में कंटेक्स्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, लाइक मैनेज करना कंटेक्स्ट को थ्रू अ सिंगल हिडन लेयर, दैट मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन प्रीवियस टाइम स्टेप से जो भी है वो सारी चीज़ें। एडवांटेज, सिंपल स्ट्रक्चर है, लिमिटेड कंटेक्स्ट पे ये काम करता है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये सेम स्टैक्ड के लिए है, ठीक है, इसमें भी एनहेंस करता है। इसका एडवांटेज क्या है, हायरार्किकल लर्निंग और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इसका डिसएडवांटेज है। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूँ ट्रेडिशनल आरएनएन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका एडवांटेज सिंपल स्ट्रक्चर है ये और लिमिटेड कंटेक्स्ट है। इसमें हायरार्किकल लर्निंग है स्टैक्ड में और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है। बाई डायरेक्शनल वाले में अंदर आप ये देखो इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी है डिसएडवांटेज, और कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा ये इम्प्रूव ही कर रहा है,
ठीक है। इसकी यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी हुई है, टेक्स्ट जनरेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन। ये मेरे हिसाब से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्रीवियस पार्ट में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अब आता है कंटेक्स्ट को मैनेज करना इन रिकरेंट नेटवर्क। कैसे आप किसी कंटेक्स्ट को मैनेज कर सकते हो? तो यार देखो, मैनेजिंग कंटेक्स्ट इज अ फंडामेंटल चैलेंज इन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एज इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द नेटवर्क्स एबिलिटी टू कैप्चर सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक नेटवर्क की सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी को कैप्चर करने की एबिलिटी, यानी एक नेटवर्क की सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज को कैप्चर करने की एबिलिटी को ये डायरेक्टली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, मैनेजिंग कंटेक्स्ट। देखो वर्ड्स को पकड़ो वापस, तो ये किसको कर रहा है, सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज का टर्म आ गया, बिकॉज यहाँ पर कंटेक्सचुअल टर्म आ गई गाइस, समझ में आई बात, कंटेक्सचुअल टर्म आ गई। तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द नेटवर्क एबिलिटी टू कैप्चर सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज, राइट। तो देखो यहाँ पर कंटेक्स्ट, पहले हम बात करेंगे लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी विच इज़ LSTM, जो कि बेसिकली क्या करता है, एड्रेस द वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ मेमोरी सेल एंड 3 गेटिंग मैकेनिज्म फॉर गेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। ठीक है, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज का एडवांटेज है और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ का डिसएडवांटेज है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है, मेमोरी सेल स्टोर्स कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ओवर लॉन्ग सीक्वेंसेस वाइल गेट रेगुलर इज द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। गेट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन के फ्लो को रेगुलेट करता है, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली दो ही चीज़ें हो रही है, वैनिशिंग। अब देखो यार, जो आपने देखा था ना अभी ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में, जब हम बात कर रहे थे वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम की, तो वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व ये कौन कर रहा है, कंटेक्स्ट मैनेजमेंट, LSTM, यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो ये कैसे कर रहा है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ मेमोरी सेल। यहाँ एक वो मेमोरी सेल लगा देगा और 3 गेट मैकेनिज्म लगाएगा, फॉरगेट गेट, ठीक है, इनपुट गेट और आउटपुट गेट। ठीक है, और ये जो सेल है ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन कंटेक्स्ट की स्टोर करके रखेगा, वाइल गेट उस फ्लो को रेगुलेट करेगा। यहाँ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को ये एक बेस्ट एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज जो मेजर है वो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का। अब आता है GRU, यानी गेटेड रिकरेंट यूनिट। GRU क्या करता है भाई, ये एक LSTM आर्किटेक्चर का मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन है, जिसमें मेमोरी सेल को और इनपुट गेट को जो है इसने अपडेट गेट के अंदर मर्ज कर दिया है, एंड मर्जिंग द फॉरगेट एंड आउटपुट गेट इनटू रीसेट गेट। देखो इसने 2 गेट बनाए, अपडेट गेट एंड रीसेट गेट। अपडेट गेट में इसने इनपुट को, ठीक है, और मेमोरी सेल को मर्ज कर दिया, और फॉरगेट और आउटपुट गेट्स को इसने किस में मर्ज कर दिया, रीसेट गेट में। ठीक है, तो फॉरगेट प्लस आउटपुट को इसने रीसेट में मर्ज कर दिया, और इनपुट गेट प्लस मेमोरी सेल को इसने अपडेट गेट में काम कर दिया। एडवांटेजेस इसके क्या है, वापस कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, मॉडरेट लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज, इसका ये डिसएडवांटेज है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क की एप्लीकेशन है, सेंटीमेंट एनालिसिस हो जाएगा, टाइम सीरीज प्रिडिक्शन हो गया, ये सारा इसका खेल है। देखो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, यहाँ 3 गेटिंग मैकेनिज्म है, यहाँ पर केवल 2 ही मैकेनिज्म है, यहाँ मैंने कंबाइन करके रख दिया चीज़ों को। ये लॉन्ग रेंज के लिए अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के लिए अच्छा है। या हाई कंप्यूटेशनल चीज़ें चाहिए, यहाँ पर भी वही चीज़ चाहिए। ठीक है, मेजरली सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, सेम ही है। ठीक है, दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। मैनेजिंग कंटेक्स्ट इन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स विद डिफरेंट ग्रैन्युलरिटीज़, इसका मतलब क्या है, मैनेजिंग कंटेक्स्ट एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है व्हेन इट कम्स टू सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज। और जब भी हम बेसिक एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं, देन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ क्रूशियल रिस्पेक्ट, राइट। तो यहाँ पर जैसे पहले बात करते हैं वर्ड्स की, तो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स और उसके बीच के रिलेशन के बारे में समझना, ठीक है, सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग लेना, वोकेबुलरी साइज इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, लैंग्वेज मॉडलिंग इसका एक अच्छा एग्जांपल है, कैरेक्टर्स, यानी अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रीटिंग कैरेक्टर्स एज इनपुट। पहले हमने वर्ड्स को एज एन इनपुट लिया, अब यहाँ पर हम कैरेक्टर्स को एज एन इनपुट लेंगे, जो कि हमें फाइन ग्रेन्ड कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट देंगे। चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर सब वर्ड इन्फॉर्मेशन और लॉन्गर सीक्वेंसेस। ठीक है, सब वर्ड सीक्वेंसेस कैरेक्टर लेवल कॉन्टेक्स्ट है, और जो आपका यहाँ पर डिसएडवांटेज है वो है लॉन्गर सीक्वेंसेस। ठीक है, ये चीज़ आप प्रॉपर्ली समझ चुके होंगे तो बढ़िया है। ठीक है, कि भाई कैरेक्टर्स में हम कैरेक्टर्स को कर रहे हैं, वर्ड्स में हमने वर्ड्स को यूज़ किया था। वहीं पर अगर बिट पेयर्स की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, वर्ड्स को स्प्लिट कर दिया, किसमें, स्मॉलर सब वर्ड्स यूनिट्स, और किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमने वर्ड को स्मॉल यूनिट में तोड़ दिया, बिट पेयर्स इसको कहा जाता है। इसके बीच में अगर रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना,
ये चीज़ करेंगे तब ये बिट पेयर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने एक टेबल दी जिसको आप रीड आउट कर सकते हो। अगेन वही चीज़ है, तीनों का अलग अलग बताया हुआ है कैसे आपको क्या चीज़ करनी है। अब यहाँ पर हम कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो केस स्टडीज़ है गाइस वो है सिमेंटिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यूजिंग RNN और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ हमने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले टेक्स्ट को तोड़ेंगे क्लासेस के अंदर बेस्ड ऑन अंडरलाइंग मीनिंग। देखो सिमेंटिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली टेक्स्ट को ही क्लासीफाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर सपोज कोई डेटा सेट है आपको दिया हुआ है और आपको उस पर ये चीज़ करनी है। तो पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, डेटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग। फिर हम क्या करेंगे, फीचर रिप्रेजेंटेशन। देखो यार कोई भी केस स्टडी हो ना, पहला काम क्या होगा, डेटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग। देखो हर केस स्टडी में ये चीज़ रहेगी, डेटा कलेक्शन करना हो, प्री प्रोसेसिंग करना है। दूसरा आपको क्या करना है, फीचर रिप्रेजेंटेशंस। तीसरा आपको क्या करना है, मॉडल सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग। चौथा आपको क्या करना है, मॉडल इवैल्यूएशन। और एट द एंड इन्फ्रेंस एंड डिप्लॉयमेंट। क्या करेंगे, इन्फ्रेंस एंड डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर 5 मेजर स्टेप्स देखे जो हर केस स्टडी का एक क्रूशियल पार्ट होगा। पहला है डेटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज बिना डेटा को तैयार करें आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। देन फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग, सेकेंड इज फीचर रिप्रेजेंटेशंस, थर्ड इज मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फोर्थ इज मॉडल इवैल्यूएशन, देन इन्फ्रेंस एंड डिप्लॉयमेंट। तो कोई भी केस स्टडी होगी उसको इस तरीके से हम एक प्रॉपरली चीज़ों को लेके चलेंगे। कोई भी टास्क होगा उसको पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम उसका फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे या फीचर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तीसरा मॉडल सिलेक्शन और ट्रेनिंग होगा, देन उस मॉडल को इवैल्यूएट किया जाएगा डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, देन हम उसका इन्फ्रेंस एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ हमने किया। अब यहाँ एडवांटेजेस क्या है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज और फीचर लर्निंग, ये इसके मेजर एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वापस वही चीज़, वैनिशिंग ग्रेडियंट और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो यही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखो हमेशा फिर कंक्लूजन लिखना है, हमेशा स्टेप्स के बाद। एट द एंड सिमेंटिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन RNN को यूज़ करता है इन अ वर्सेटाइल वे एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कैटेगराइजिंग टेक्सचुअल डेटा बाय कैप्चरिंग सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू अंडरलाइन सिमेंटिक्स। देखो यहाँ पर हमने क्या RNN का यूज़ किया इस टास्क के लिए, तो हमने इसको प्रॉपर्ली बताया कि हमने RNN का किस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया है सिमेंटिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। तो ऐसे आपको चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तब जाके नंबर मिलता है। अब आता है डायलॉग सिस्टम को बनाना है यूजिंग वही चीज़ करके। तो बहुत सिंपल है यार, डायलॉग सिस्टम कैसे बनेगा, यूज़र और इसके बीच में सालों से कन्वर्सेशन होते आ रही है, बस सीक्वेंशियल मॉडल चाहिए। ठीक है, एक पावरफुल अप्रोच चाहिए जिससे हम AI सिस्टम डेवलप कर सकें। तो हमें यहाँ पर एक चैट बॉट बनाना है जिसमें ये चीज़ें हो। तो वापस वही डेटा कलेक्शन ये करना है, फिर वापस मॉडल इवैल्यू वही चीज़ करनी है, सिमिलरली आगे लेके चलो चीज़ को। ठीक है, और चीज़ें बनती जाएगी, सेम चीज़ करनी है। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई, फिर आपने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दिए, फिर देन अगेन कंक्लूजन, फिर वापस यहाँ पर आप चैट बोर्ड बनाना है जो कि रूल बेस्ड और रिट्रीवल बेस्ड अप्रोच पे काम करे। तो यहाँ वापस आपको यही चीज़ करनी है, डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, फिर रूल बेस्ड। देखो यार ये जो पॉइंट है ना, ये सारे उसमें कवर हो जाते हैं। देखो हमने पहले डेटा कलेक्शन किया, ये सारा जो है ना फीचर रिप्रेजेंटेशन प्लस एक्सट्रैक्शन में कवर हो ही जाएगा, ये मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है, और इस वाली इंस्टा ID को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहो तो आप जुड़ सकते हैं। हम डिफरेंट इवेंट्स अक्रॉस द टायर्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड स्कूल करते रहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मेरा नाम है हर्षवर्धन।